परिचय। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के महानतम शासकों में से एक थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और भारत के विशाल भूभाग को एक शक्तिशाली राज्य के अंतर्गत संगठित किया। उनका शासन भारतीय इतिहास में राजनीतिक एकता, सुशासन और साम्राज्य निर्माण का एक महत्वपूर्ण युग माना जाता है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 बीसी माना जाता है। उनके जन्म और परिवार के बारे में विभिन्न मत हैं। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार वे साधारण परिवार से थे, जबकि अन्य उन्हें क्षत्रिय वंश का बताते हैं। बचपन में उनकी प्रतिभा, साहस और नेतृत्व क्षमता को देखकर महान विद्वान चाणक्य कौटिल्य ने उन्हें अपने संरक्षण में लिया। चाणक्य ने उन्हें राजनीति, युद्धकला, प्रशासन और कूटनीति की शिक्षा दी। नंद वंश के विरुद्ध संघर्ष। उस समय मगध पर धनानंद का शासन था। नंद शासक अत्यंत शक्तिशाली था, परंतु उसकी नीतियों से जनता असंतुष्ट थी। चाणक्य ने धनानंद को हटाकर एक नए और योग्य शासक को स्थापित करने का निश्चय किया। उन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार किया और दोनों ने मिलकर नंद साम्राज्य के विरुद्ध अभियान शुरू किया। कई संघर्षों के बाद चंद्रगुप्त ने धनानंद को पराजित किया और लगभग 322 बीसी मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना। नंद वंश की पराजय के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ये भारतीय इतिहास का पहला विशाल और संगठित साम्राज्य था। उन्होंने उत्तर भारत के अनेक राज्यों को अपने अधीन किया और एक मजबूत केंद्रीय शासन की स्थापना की। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो उस समय शिक्षा, व्यापार और प्रशासन का प्रमुख केंद्र था। सिकंदर के उत्तराधिकारियों से युद्ध। जब सिकंदर महान की मृत्यु हुई, तब उसके सेनापतियों ने उसके साम्राज्य को बांट लिया। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर सेल्यूकस प्रथम निकेटर का अधिकार था। लगभग 305 बीसी चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में चंद्रगुप्त विजयी रहे। बाद में दोनों के बीच संधि हुई, जिसके अनुसार सेल्यूकस ने अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ क्षेत्र चंद्रगुप्त को सौंप दिए। शासन व्यवस्था। चंद्रगुप्त मौर्य एक कुशल प्रशासक थे। उनके शासन की प्रमुख विशेषताएं थीं: सशक्त केंद्रीय शासन, विशाल और अनुशासित सेना, प्रभावी कर व्यवस्था, न्यायपूर्ण प्रशासन, व्यापार और कृषि का विकास, गुप्तचर व्यवस्था का विस्तार। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है। जैन धर्म की ओर झुकाव। जीवन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त का झुकाव जैन धर्म की ओर हुआ। वे जैन आचार्य भद्रबाहु के संपर्क में आए और उनके अनुयायी बन गए। उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया और सांसारिक जीवन त्याग दिया। मृत्यु। जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला चले गए। वहां उन्होंने जैन धर्म की संलेखना, उपवास द्वारा देह त्याग की परंपरा का पालन किया और लगभग 297 बीसी उनका निधन हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य की विरासत। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, भारत के प्रथम महान साम्राज्य निर्माता, राजनीतिक एकता के प्रतीक, कुशल प्रशासक और सेनानायक, भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन संघर्ष, साहस, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण का अद्भुत उदाहरण है। एक साधारण बालक से भारत के महान सम्राट बनने तक की उनकी यात्रा भारतीय इतिहास की सबसे प्रेरणादायक गाथाओं में से एक मानी जाती है। पिछले भाग में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म, शिक्षा, नंद वंश की पराजय और मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में जाना। इस भाग में उनके साम्राज्य विस्तार, प्रशासन और उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। साम्राज्य का विस्तार। सिंहासन पर बैठने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य को मजबूत बनाने पर ध्यान दिया। उन्होंने उत्तर भारत के अनेक छोटे बड़े राज्यों को अपने अधीन किया और एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। उनका साम्राज्य वर्तमान भारत के बड़े हिस्से, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों तक फैला हुआ था। उस समय इतना विशाल और संगठित राज्य भारत में पहले कभी नहीं देखा गया था। सेल्यूकस के साथ युद्ध और संधि। सिकंदर महान की मृत्यु के बाद उसके सेनापति सेल्यूकस प्रथम निकेटर ने उत्तर पश्चिम भारत पर अधिकार बनाए रखने का प्रयास किया। लगभग 305 बीसी दोनों शक्तियों के बीच युद्ध हुआ। चंद्रगुप्त की सेना ने सेल्यूकस को पराजित कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच संधि हुई। संधि के अनुसार सेल्यूकस ने कई प्रदेश चंद्रगुप्त को सौंप दिए और दोनों राज्यों के बीच मैत्री संबंध स्थापित हुए। विशाल सेना। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना उस समय विश्व की सबसे बड़ी सेनाओं में गिनी जाती थी। इसमें लाखों पैदल सैनिक, हजारों घुड़सवार, रथ सेना, युद्ध हाथी शामिल थे। सेना का संगठन अत्यंत अनुशासित था और उसके लिए अलग अलग विभाग बनाए गए थे। प्रशासनिक व्यवस्था।
चंद्रगुप्त ने एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा विकसित किया। उनके प्रमुख सलाहकार चाणक्य थे। प्रशासन की मुख्य विशेषताएं: राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया। प्रत्येक प्रांत में अधिकारियों की नियुक्ति की गई। कर वसूली की व्यवस्थित व्यवस्था बनाई गई। न्याय और कानून व्यवस्था को मजबूत किया गया। गुप्तचर विभाग स्थापित किया गया। पाटलिपुत्र की समृद्धि। पाटलिपुत्र उस समय भारत का सबसे महत्वपूर्ण नगर था। यहाँ से पूरे साम्राज्य का संचालन होता था। शहर में चौड़ी सड़कें, सुरक्षा व्यवस्था, व्यापारिक केंद्र, प्रशासनिक भवन मौजूद थे। विदेशी यात्री इसकी समृद्धि और सुव्यवस्था की प्रशंसा करते थे। मेगस्थनीज का वर्णन। मेगस्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था। उसने भारत में अपने अनुभवों को इंडिका नामक पुस्तक में लिखा। उसके वर्णनों से मौर्यकालीन समाज, प्रशासन और अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। आर्थिक विकास। चंद्रगुप्त के शासन में कृषि को प्रोत्साहन मिला। सिंचाई व्यवस्था विकसित हुई। व्यापार और उद्योग बढ़े। सड़कों का निर्माण हुआ। आंतरिक और बाहरी व्यापार में वृद्धि हुई। इन कारणों से राज्य समृद्ध और शक्तिशाली बना। ऐतिहासिक महत्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने केवल एक साम्राज्य की स्थापना नहीं की, बल्कि भारत में राजनीतिक एकता की नींव भी रखी। उनके द्वारा स्थापित साम्राज्य को आगे चलकर उनके पौत्र अशोक महान ने और अधिक विस्तृत एवं शक्तिशाली बनाया। भाग 3 में हम चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम जीवन, जैन धर्म ग्रहण करने, श्रवणबेलगोला प्रवास और उनकी मृत्यु से जुड़ी घटनाओं का विस्तृत वर्णन करेंगे। पिछले भाग में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार, प्रशासन और उपलब्धियों के बारे में जाना। इस भाग में उनके जीवन के अंतिम वर्षों, जैन धर्म के प्रति उनके झुकाव तथा मृत्यु का वर्णन किया गया है। वैराग्य की भावना। लगभग 24 वर्षों तक सफल शासन करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के मन में सांसारिक जीवन के प्रति विरक्ति उत्पन्न होने लगी। युद्धों, प्रशासनिक जिम्मेदारियों और लंबे शासनकाल के बाद उनका ध्यान आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ा। उसी समय जैन धर्म के प्रसिद्ध आचार्य भद्रबाहु का प्रभाव भी उन पर पड़ा। कहा जाता है कि भद्रबाहु ने भविष्य में आने वाले अकाल की संभावना व्यक्त की थी। राज्य का त्याग। चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र बिंदुसार को उत्तराधिकारी बनाया और स्वयं राजपाट त्याग दिया। ये घटना भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण उदाहरण मानी जाती है, क्योंकि एक शक्तिशाली सम्राट ने स्वेच्छा से सत्ता छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग अपनाया। दक्षिण भारत की यात्रा। भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन साधुओं का एक समूह दक्षिण भारत की ओर गया। चंद्रगुप्त भी उनके साथ चले गए। वे वर्तमान कर्नाटक में स्थित श्रवणबेलगोला पहुंचे, जो आज भी जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थस्थल है। साधु जीवन। श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त ने राजसी जीवन पूरी तरह त्याग दिया। उन्होंने जैन साधु की तरह सादगीपूर्ण जीवन बिताया। वे ध्यान, तपस्या, आत्मसंयम और आध्यात्मिक साधना में लीन रहने लगे। एक समय जो सम्राट विशाल साम्राज्य पर शासन करता था, वह अब एक साधक के रूप में जीवन व्यतीत कर रहा था। संलेखना द्वारा देह त्याग। जैन धर्म में संलेखना एक धार्मिक व्रत माना जाता है, जिसमें व्यक्ति जीवन के अंतिम चरण में धीरे धीरे भोजन और जल का त्याग करते हुए ध्यान एवं आत्मचिंतन के साथ मृत्यु को स्वीकार करता है। जैन परंपराओं के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने भी संलेखना का पालन किया और लगभग 297 BC श्रवणबेलगोला में देह त्याग किया। चंद्रगुप्त की महानता। चंद्रगुप्त मौर्य की महानता केवल उनके सैन्य विजय अभियान तक सीमित नहीं थी। उनकी विशेषताएं थीं: अद्भुत नेतृत्व क्षमता, साहस और दृढ़ निश्चय, कुशल प्रशासन, राष्ट्रीय एकता की भावना, आध्यात्मिकता की ओर झुकाव, त्याग और आत्मसंयम। भारतीय इतिहास में स्थान। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत के प्रथम महान साम्राज्य निर्माता के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने अनेक राज्यों को एक राजनीतिक इकाई में संगठित किया और ऐसी नींव रखी जिस पर आगे चलकर अशोक महान ने विश्वविख्यात शासन स्थापित किया। उनका जीवन ये सिखाता है कि दृढ़ संकल्प, सही मार्गदर्शन और परिश्रम के बल पर कोई भी व्यक्ति महान उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। साथ ही यह भी कि सत्ता और वैभव से बढ़कर आत्मिक शांति का महत्व है। निष्कर्ष। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन 3 प्रमुख चरणों में विभाजित दिखाई देता है। संघर्ष और शिक्षा का काल, विजय और साम्राज्य निर्माण का काल, त्याग और आध्यात्मिक साधना का काल। इन्हीं तीनों चरणों ने उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महान सम्राटों में स्थान दिलाया। उनकी कहानी केवल एक राजा की जीवनी नहीं, बल्कि साहस, नेतृत्व, राष्ट्र निर्माण और आत्मज्ञान की प्रेरणादायक गाथा है।